सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं भू संचलन की अर्थ मोमेंट। सामान्य रूप से देखा जाए तो भू संचलन स्पष्ट नज़र नहीं आता, लेकिन गौर से ध्यान देवें तो परिवर्तन स्पष्ट होते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्पकालिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं दीर्घकालिक परिवर्तन। अल्पकालिक परिवर्तन वो होते हैं जो स्पष्ट महसूस हो जाते हैं, जिनमें पर्वत है, ज्वालामुखी और भूकंप। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो स्पष्ट नज़र नहीं आते, जिसमें पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं जिनको अंतर्जात बल कहा जाता है। और कुछ बल ऐसे होते हैं जो बहिर्जात बल होते हैं। ये बहिर्जात बल भूतल पर असमानताओं के कारण से होते हैं। अंतर्जात बलों को देखें तो आंतरिक भाग से उठने वाले बल होते हैं। ये इनमें दो तरह के संचलन होते हैं, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। आकस्मिक जो संचलन होते हैं वो आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती है तथा अचानक ही भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। ज्वालामुखी या भूकंप के द्वारा अचानक भारी परिवर्तन होते हैं। ज्वालामुखी से धरातल पर लावा है, सील्डाइक, बेकोलिथ, फेकोलिथ, लेकोलिथ, लोफोलिथ के रूप में ये प्रवेश हो जाता है। ये एक प्रकार के डिपोजिशंस है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा मैदान, लावा पठार, लावा शंकुओं का निर्माण होता है। और भूकंप के कारण कुछ ही क्षणों में झील, सागर आदि का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं पटल, जो अंतर्जात बल होते हैं उनमें है पटल विरूपणी बल। और दूसरा है, फर्स्ट था आकस्मिक अंतर्जात बल, जिसका ये भूकंप और ज्वालामुखी सम्मिलित किया जाता है उसमें। दूसरा होता है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी जो बल होता है वो संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली क्षैतिज और लंबवत दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है उसमें। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्ष बाद में परिलक्षित होता है और वृद्ध रूप में स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार से देखा जाए तो इस संचलन को दो भागों में बांटा जा सकता है, महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय जो संचलन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। एपिरोज का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। दोनों को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाद्वीपों में उत्थान और अवतलन एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका है और दिशा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ऊपरी मुखी में महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीप के भाग या उनके कोई समीप या अपने समीपी सतह से यदि कोई भाग ऊपर उठ जाता है या अपलिफ्ट हो जाता है, उससे ऊपरी मुखी संचलन कहा जाता है। अधोमुखी संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के धसाव होते हैं। प्रथम भाग में स्थल रूप का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीप की सतह होती है उससे नीचे हो जाता है। इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। इसमें सागर तल से नीचे जाने के कारण जलमग्न भी हो जाता है, इस कारण से इसको निमज्जन कहते हैं। अवतलन की तटीय क्रिया कारण महाद्वीप के बीच कहीं हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भागों तथा सागरीय भागों में ही होती है। अब दूसरा जो बल है वो है पर्वतीय संचलन। एक जो
बल थे पटल विरूपणी बल, वो दो प्रकार के थे। महादेशजनक बल एपिरोजेनेटिक, जिसमें महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित ये बताया गया है, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको बोलते हैं ओपोरोजेनेटिक बल। ओरोजेनेटिक बल, ओरोजेनेटिक, ओरोज का मतलब होता है पर्वत और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। इसका मतलब ये हो गया पर्वतों की उत्पत्ति। पर्वत बल के अंतर्गत प्राय क्षैतिज रूप में ये कार्य करते हैं, तो इसको क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसको तनाव मूलक बल कहते हैं। और तनाव के कारण धरातल में भ्रंश और दरार तथा चटकने पड़ जाती है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न उत्पन्न होता है, क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है, और इसे संपीड़नात्मक बल कहा जाता है। कंपेंसेशन फोर्स होता है ये। इससे धरातलीय चट्टानों में वलन तथा संवलन पड़ जाते हैं। अब बात करेंगे जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसमें भूपटल बंकन या मुड़ाव की। जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्य करता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। ये मुड़ाव दो रूपों में होता है, एक संवलन तथा दूसरा वलन। संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल पर या उसके विस्तृत क्षेत्र का कोई भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसको उच्च संवलन कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है या बेसिन या गड्ढे का निर्माण हो जाता है तो उसे अवसंवलन कहते हैं। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने और नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर की लंबाई में होती है तो उसको वृहद संवलन कहते हैं। अब बात करते हैं वलन की। पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इन मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। ऊपर उठे हुए भागों को अपनति और नीचे धंसे हुए भागों को अभिनति कहते हैं। वास्तव में वलन जो है वो वृहद संवलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों की वलन की जो भुजाएं होती है, वलन की जो उसको दोनों भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। वलन के दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ तथा अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित जो रेखा होती है, रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। अभिनति और अपनति के आधार पर अक्ष दो प्रकार के होते हैं। वलन के मध्य स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं, और अभिनति अक्षीय तल तथा अभिनति अक्षीय तल को अलग अलग किया जा सकता है। अब बात करते हैं नति की। परतदार जो चट्टानें होती है उनके स्तर क्षैतिज तल के सारे कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई होते हैं, और उन पर इस तरह का झुकाव जो होता है उसको नति कहा जाता है, नति या डिप। और ये मोस्टली 60 डिग्री के कोण पर होता है, उदाहरण के तौर पे। तो उसको बोलेंगे भी इसी प्रकार से, जैसे यदि दक्षिण है दिशा उसकी तो उसको बोलते हैं नति 60 डिग्री दक्षिण। और नति के साथ जो समकोण बनाने वाली रेखा होती है उसको नति लंब कहते हैं, और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अपनति अंतर्जात बल के द्वारा क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों के मुड़ाव के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर दिखाई देता है उसको अपनति कहते हैं। और साधारण रूप से दोनों भुजाओं के चट्टानों के स्तरों का झुकाव विपरीत दिशा में होता है। कभी कभी वलन इतना अधिक हो जाता है कि अपनति का जो नति कोण वो अत्यधिक हो जाता है तथा ढाल खड़े दिखाई देते हैं। अपनति के दोनों ढाल बराबर होते हैं तो उसको सममित अपनति कहते हैं।
असमान होने पर असममित अपनति कहा जाता है। नति के कोण के आधार पर इनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नति का कोण जब 1 या 2 डिग्री का होता है तो उसको मंद अपनति, और जब अधिक होता है तो उसको, या जिसको 40 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है या, तो उसको बोलते हैं खड़ी अपनति। अभिनति क्षैतिज संचलन द्वारा वलन का जो भाग मुड़कर धंस जाता है उसको अभिनति कहते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में समनति देखने को मिलती है, जब वृहद अपनति के अंतर्गत छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिलती है तो उस आकृति को समापनति कहा जाता है। संविनति समान संपीड़न के असमान संपीड़न के कारण जब वृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ तथा अभिनतियाँ बन जाती है तो उस अभिनति को संभिनति कहा जाता है। वलन के प्रकार। वलन का स्वभाव कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान अधिक लचीली तथा कोमल होती है तो वलन अधिक होता है, परंतु इसके विपरीत जब विपरीत स्थिति होती है तो वलन साधारण प्रकार का होता है। इसी प्रकार संपीड़न की भिन्नता के आधार पर वलन में कई प्रकार होते हैं। सामान्य वलन में भुजाओं का झुकाव बराबर होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं और इस आधार पर वलन में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है और निम्न भागों में इसको अपन बांट भी सकते हैं। सम्मित वलन है, असम्मित वलन है, एक दिग्नत वलन है, समनत वलन है, परिवर्तित वलन है। तो सम्मित वलन होता है उसमें अर्थ से ही प्रकट हो रहा है कि समानता होती है। इसमें सम्मित वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है और ये खुला वलन होता है। असम्मित वलन में इस तरह वलन की भुजाओं में असमानता होती है। एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है जिसका ढाल क्रमशः होता है, जबकि दूसरी छोटी भुजा होती है उसका झुकाव अधिक होता है। और एक दिग्नत वलन जब किसी वलन की भुजा का झुकाव साधारण तथा क्रमशः होता है जबकि दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है, या इसको बोलें कि एकदम खड़ा होता है। समनत वलन दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती है, तो दोनों भुजाएं एक दूसरे से इतने समीप आ जाती है कि दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती है, तो इसको समनत वलन कहते हैं। परिवलित वलन जब वलन क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती है। प्रतिवलन में अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है, इतना ज़्यादा उस पर एक दूसरे की तरफ आ जाती है तो उलट ही जाती है, तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। और अवनमन वलन होता है जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के सारे समानांतर न होकर उसके सारे कोण बनाती है तो उसको अवनमन वलन कहते हैं। पंखा वलन जब एक वृहद वलन को वृहद अभिनति की कई छोटी छोटी अपनतियाँ मिलती है उसको पंखा वलन कहते हैं। इसकी आकृति एक पंखे के समान होती है। खुला वलन जब किसी वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 160 डिग्री से कम होता है, तो दोनों भुजाओं के बीच का कोण अधिक होने के कारण से उसको खुला वलन कहते हैं। और इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। बंद वलन जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का बीच कोण न्यून होता है तो उसको बंद वलन कहते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अगले उसमें टॉपिक में करेंगे, अगली वार्ता में होगी। वलन तक ये क्लोज करते हैं इसको क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।